नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से किस प्रकार से अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, कैसे आप रिवीजन कर सकते हो ताकि आपको अपनी उम्र में याद रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आपके पेपर तक याद रहे इतना ही ज़रूरी है, बाकी आगे आपको याद रहे न रहे कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी कहीं काम नहीं आने वाली जॉब में। और लेकिन ये जो आप साइंस पढ़ रहे हैं ना भाई, ये कहीं ना कहीं काम आएगी, क्योंकि आप रोज़ अपने शरीर के बारे में पढ़ रहे हो और शरीर के बारे में पढ़ रहे हो। ये चीज़ें तो पूरी उम्र काम आने वाली है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आए हैं आपके हर पेपर के लिए। सीईटी ग्रुप डी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप पहले का पेपर दे रहे हो। पहला क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो एक बात याद रखना, आपकी जो बक्कल कैविटी है ना, उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको टाइलिन एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइलिन या टाइलिन एंजाइम कहा जाता है। और टाइलिन क्या करता है? शर्करा का पाचन करना शुरू करता है, यानी शर्करा को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा कहा जाता है। बात एक ही है। ठीक है, तो किसका डाइजेशन होना शुरू हो जाता है? इसका डाइजेशन होना शुरू हो जाता है, यानी इसका पाचन होना शुरू हो जाता है। आपसे पूछे मुख के अंदर किसका पाचन होना शुरू हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से। मुख के अंदर कौन सा एंजाइम पाचन करता है? शर्करा का टाइलिन। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? मुख के अंदर होने वाली स्रावित लार सलीवा, लार के अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लार के अंदर। यानी लार के अंदर कौन सा एंजाइम है? टाइलिन, जो शर्करा का पाचन करता है। ठीक है ना। अगर आप भोजन को चबा चबा के खाते हो तो ये टाइलिन आपके 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। तो इसलिए भोजन को चबा 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 के खाना चाहिए। और भोजन मीठा लगने का कारण ही टाइलिन है, क्योंकि टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। तो भोजन आपको चबाने के बाद क्या लगने लगता है? मीठा। तो क्वेश्चन आपसे ये बना जाता है, मुख से पाचन किसका स्टार्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन। टाइलिन कहाँ पाया जाता है? लार में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कितने परसेंट तक हो जाता है? अगर भोजन को अच्छे से चबाया जाए तो 30% तक। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाती है जिसके कारण मुख में भोजन मीठा लगना शुरू हो जाता है? ग्लूकोज। ठीक है, ये बात थी। उसके बाद अगर बात करें, ये एंजाइम तो हो गया। अमाशय में किसका पाचन होता है? तो अमाशय के अंदर आपको दो एंजाइम देखने को मिलते हैं, एक तो रेनिन और एक है पेप्सिन। कौन सा? पेप्सिन। तो रेनिन क्या करता है? रेनिन करता है दूध का पाचन। आप सीधा लिख लो, सिंपल भाषा है। वैसे कैसिनोजन का पाचन करता है ये। ठीक है, कैल्शियम पैराकैसिनेट। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। अमाशय के अंदर किसका पाचन होता है? तो दूध, प्रोटीन का। और एक लाइपेज पाया जाता है जिसे गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं, ये वसा का पाचन भी करता है। वसा का पाचन भी कहाँ पे हो जाता है? यहाँ से। छोटी आंत में सभी का पाचन होता है, बता देता हूँ, सभी। ठीक है ना, सभी का मतलब वसा का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है। ठीक है, आगे बताऊंगा, क्वेश्चन आएंगे तब। और कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, बचे हुए कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बड़ी आंत के अंदर कोई भी, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती। ठीक है, तो मुख से
कहाँ से शुरू होता है? मुख से। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। सबसे पहले पाचन किसका होना शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ये बात याद रखना आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका, मुख में स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है? मैंने पहले ही बता दिया, मुख में स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है। मुख में स्टार्च यानी शर्करा का पाचन किस में होता है? तो टाइलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध को प्रोटीन के पचाने वाला एंजाइम है। दूध, अरे यहाँ पे ही पड़ा यार, देखो, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं ना अपन फिर, ठीक है। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पहली बात तो दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, ठीक है ना। एंजाइम होते क्या ये पता होना चाहिए, ये बायो कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है ना। जे उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब होता है कोई चीज़ की स्पीड बढ़ा देना, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका क्या कर देना, उसको मतलब उसकी स्पीड बढ़ाना, रिएक्शन की जो दर है उसको बढ़ा देना, ठीक है ना। तो वो बढ़ा देना। तो एंजाइम हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, एक उत्प्रेरक का काम करते हैं, जीवों के अंदर पाए जाते हैं, इसे जैव उत्प्रेरक बायो कैटालिस्ट कहा गया है। एंजाइम क्या करते हैं? पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, कुछ और काम भी करते हैं, लेकिन पाचन क्रिया को इतने लाख गुना तक बढ़ा देते हैं ताकि एक भोजन का टुकड़ा जो आपके 55 साल के बाद पचने वाला था वो एक कुछ मिनटों में पच जाता है, ठीक है ना। तो 1 साल यानी लाख गुना बढ़ाने का काम करते हैं एंजाइम। किस क्रिया को? पाचन क्रिया को, ठीक है। तो वो एंजाइम होते हैं। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन है या, ठीक है ना, लाइपेज है या आपका पेप्सिन है, या आप कहोगे ट्रिप्सिन है, कौन सा एंजाइम? तो लार को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन, सॉरी, दूध को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। कौन सा एंजाइम है? रेनिन। ये कहाँ से स्त्रावित होता है? आपको याद रखना है, स्टोमाच यानी अमाशय से स्त्रावित होता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। रेनिन कहाँ से स्त्रावित होता है? अमाशय। अमाशय में क्या होती है? जठर ग्रंथियाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है भाई, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो यानी जठर ग्रंथियां हैं उनसे स्त्रावित होता है। जठर ग्रंथियां हैं उनमें कौन सा स्पेसिफिक सेल है जो रेनिन का स्त्रावण करता है? जो रेनिन का, तो आप कहोगे जी चीफ या पेराइटल, सॉरी, पेप्टिक या जाइमेजन। जाइमेजन सेल होते हैं, यानी जाइमेजन कोशिका इसका स्त्रावण करती है। ये और भी स्त्रावण करती है, किसका जी? ये तो रेनिन का भी करती है जी, ये तो पेप्सिन का भी करती है जी, ये तो लाइपेज का भी करती है जी, ठीक। 3 एंजाइम यहाँ से स्त्रावित होते हैं। क्लियर हुई बात? तो जठर ग्रंथियाँ जठर रस स्त्रावित करती है। और जठर रस किसको कहा जाता है? जब एंजाइम प्लस HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टोटल जो एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और कुछ जल की मात्रा वगैरह वगैरह है, तो उसको क्या बोला जाता है? गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, जठर रस कहा जाता है। और जठर रस के अंदर ये एंजाइम पाए जाते हैं, HCl पाया जाता है, HCl इनको एक्टिवेट करता है, ठीक है। और रेनिन एंजाइम फिर किसका डाइजेशन करता है? तो आप कहोगे रेनिन करता है, हमारे दूध के अंदर पाई जाती है कैसिनोजन प्रोटीन, कैसिनोजन प्रोटीन, ठीक है, या कैसिनोजन शर्करा है। उसको क्या करेगा? उसका क्या करेगा? कैल्शियम
पेराकेसिनेट में बदल देता है, कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदल देता है। रेनिन किसको? दूध में पाई जाने वाली कैसिनोजन को, ठीक है। और ये ज़्यादातर किस में होती है? तो बच्चों में ज़्यादा होती है, बच्चों में ये ज़्यादा स्त्रावित होता है। रेनिन कहाँ स्त्रावित होता है? बच्चों में ज़्यादा स्त्रावित होता है। दूध जो होता है वो फट जाता है शरीर में जाते ही, तो वो भी किसके कारण? रेनिन के कारण। तो रेनिन नमाशय में पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्त्रावित होता है, जठरस का हिस्सा होता है, दूध का पाचन करता है, दूध में पाई जाने वाले कैसिनोजन का पाचन करता है, वो उसको कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदल देता है। ये क्वेश्चन आएंगे। लाइपेज, लाइपेज, लाइपेज याद आया आपको? लिपिड, ठीक है ना। लाइपेज, लिपिड, लाइपेज, लिपिड। यानी लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा, फैट का पाचन करके उसको वसीय अम्ल में बदल देता है, वसीय अम्ल में बदल देता है। पेप्सिन हो चाहे ट्रिप्सिन हो चाहे इरेप्सिन हो, तीनों ही किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देते हैं जी। ये बात भी याद रखनी है आपको, अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। यानी ये शब्द जिसके पीछे जुड़ा है, ठीक है ना, ये शब्द जिसके पीछे जुड़ा है वो पाचन करेगा प्रोटीन का। देखो, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन और पेप्सिन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। लाइपेज, लिपिड, लाइपेज, लिपिड। लाइपेज क्या है? हमारे शरीर में एंजाइम है जो वसा का पाचन करेगा, ठीक है ना। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करेंगे। रेनिन ये भी किसका? प्रोटीन, दूध का पाचन करेगा, दूध में कैसिनोजन को फाड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपका आंसर क्या रहने वाला है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन तो याद हो गया ना। जो आपकी लार है ना, ये जो सलीवा है ना, उसमें कौन सा एंजाइम होता है, ये पूछा गया है। एंजाइम को वैसे हिंदी में किण्वक बोलते हैं, लेकिन आप किण्वक बोलते हैं हिंदी में से, ठीक है ना। वैसे आप एंजाइम याद कर लेना, ठीक है। इसने पूछा भी कौन सा एंजाइम लार में होता है। देखो, लार के बारे में बात बता देता हूँ मैं। लार स्त्रावित होती है लार ग्रंथि से। कहाँ से? सलेवरी ग्लैंड से लार ग्रंथि। लार ग्रंथि होती है 3 जोड़े में। कितने जोड़े में? 3 जोड़े में। संख्या आपसे पूछे कितनी संख्या लार ग्रंथि की पाई जाती है, तो 6 संख्या पाई जाती है, ठीक है। लार ग्रंथि 2 कान के नीचे होती है, उन्हें हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। 2 आपकी जबड़े के नीचे पाई जाती है, जिसे हम सब मेडिबल ग्लैंड कहते हैं। 2 आपके जीभ के नीचे पाई जाती है, जिसे सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। टोटल हो गई इससे, ठीक है। लार ग्रंथि जो होती है, कौन से रोग में लार ग्रंथि फूल जाती है? तो मम्स, गलसुआ रोग के अंदर लार ग्रंथि जो होती है वो बड़ी हो जाती है। इसको कर्णफूल ग्रंथि भी कहते हैं। इसका क्वेश्चन आ जाता है कान के नीचे। कौन सी ग्रंथि फूल जाती है? गलसुआ में कर्णफूल ग्रंथि फूल जाती है। लार ग्रंथि आपको यहाँ पे लार ज़्यादा स्त्रावित होती है, लार ग्रंथि, ठीक है ना। कितनी है? इतनी पाई जाती है, बस मुख से जुड़ी होती है। अब एक दिन के अंदर लगभग 1.5 लीटर लार स्त्रावित होती है। क्वेश्चन पूछे ना, एक दिन में कितनी लार स्त्रावित होती है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर लार स्त्रावित होती है। लार की पीएच वैल्यू जो होती है 6.5 से लेकर 6.8 तक होती है। यानी इस पीएच वैल्यू 7 से कम है, तो ये क्या है? थोड़ी सी अम्लीय है, स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है ना। थोड़ी सी अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। लार अम्लीय प्रवृत्ति की होती है भाई, लार अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर लार के अंदर 95% जल पाया जाता है। 95% क्या पाया जाता है? जल। 5% इसमें पाए जाते हैं एंजाइम
प्लस सोल्ट, यानी एंजाइम और 5% इसमें लवण पाए जाते हैं। लवण को छोड़ दो, आपको याद नहीं करना। एंजाइम इसके अंदर दो पाए जाते हैं, एक को लाइसोजाइम कहा जाता है, एक का नाम है लाइसोजाइम है, दूसरे का नाम टाइलिन है। टाइलिन को सिलेवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। तो लाइसोजाइम और टाइलिन। टाइलिन मैंने थोड़ी देर पहले बताया किसका पाचन करता है, शर्करा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, शर्करा का पाचन करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। लाइसोजाइम क्या करता है जी, ये मारता है फिर हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य जो है वो किसका है, लाइस का मतलब होता है लाइस का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है ना, किसी चीज़ को तोड़ना। तो लाइसोजाइम। लार के अलावा ये आंसू के अंदर भी पाया जाता है, याद रखना। आपके टीयर जो होते हैं, स्वीट जो यानी पसीने में भी पाया जाता है। तो पसीने, आंसू और लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणु वगैरह आपके भोजन के द्वारा एंट्री शरीर में करना चाहते हैं। अगर आप पचाते हैं तो लार ज़्यादा स्रावित होती है, लार ज़्यादा स्रावित होती है तो क्या होता है, उसके अंदर लाइसोजाइम ज़्यादा होगा, यानी उतना ही जितना आप चबाओगे भोजन उतना भोजन आपका सुरक्षित होता जाएगा, क्योंकि लाइसोजाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपके बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह, फंजाई वगैरह, यानी जीवाणु विषाणु जो भी आपके भोजन में जाएगा उसको नष्ट करने का काम करेगा लाइसोजाइम। क्लियर हुई बात, ठीक है। आंसू में भी, पसीने में भी है, क्योंकि पसीना जो है आपके शरीर पे पूरा फैलता है, तो वो भी आपके शरीर के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह उनको नष्ट करने का काम करता है। आँखों से कोई आपका बैक्टीरिया विषाणु जल्दी से एंट्री ना करे, इसलिए आँखों में आंसू होते हैं उसमें भी लाइसोजाइम पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये लार के अंदर एंजाइम पाया जाता है। 95% जल होता है, 5% एंजाइम व सोल्ट होते हैं। इसका पीएच मान इतना होता है, 1.5 लीटर पर डे ये स्त्रावित होती है। लार ग्रंथि से स्त्रावित होती है, इतना ये काम करते हैं, ठीक है ना। बाकी लार आपको पता ही है, बोलने में भी सहायता करती है, निगलने में भी सहायता करती है, आपके मुख को साफ करने में, आपके मुख की पीएच वैल्यू जो है उसका नेचर बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। वो बातें अलग की बातें हैं जो आपके पाचन तंत्र से रिलेटेड नहीं है। क्लियर हुई बात। तो ये एंजाइम पाए जाते हैं। अब लार की बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, लार से आप हटोगे नहीं, ठीक है, और हटोगे नहीं तो डटोगे नहीं, और डटोगे नहीं तो फिर पेपर तो क्लियर हो ही जाएगा, है ना। अरे नहीं होगा क्या बच्चे, हो गया है। लार किसके पाचन में सहायक होती है, लार भाई साहब, लार जो है ना मुख के अंदर एक टाइलिन एंजाइम छोड़ती है, वो शर्करा के पाचन में सहायक होती है, कुछ भी नहीं है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ पर होता है, मानव शरीर में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मानव शरीर में रक्त के द्वारा भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, अवशोषण कहाँ होता है। क्वेश्चन बहुत मस्त है, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं ख़त्म करवा दूंगा आपके। यानी सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ऑब्जर्प्शन है वो कहाँ पर होता है, उसकी साइट कौन सी है। देखो इसके अंदर आंसर दिया अमाशय, छोटे आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर ऑप्शन है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके ऑप्शन मुख, बक्कल कैविटी, आपकी मुख गुहा। तो मैं बताऊं आपको, अमाशय में भी कुछ अवशोषण होता है, अमाशय में भी अवशोषण होता है, लेकिन उन चीज़ों का होता है जो आपके शरीर के लिए बहुत जल्दी ज़रूरी है। कुछ ग्लूकोज का भी हो जाता है जी, हाँ जी हो जाता है, क्योंकि आपको 10-15 मिनट के बाद एनर्जी चाहिए, आप ग्लूकोन डी वगैरह पीते हो। खिलाड़ी जो है तत्कालीन ऊर्जा के लिए या
इंस्टेंट एनर्जी के लिए जो भी यूज़ करता है वो ग्लूकोज करता है। तो ग्लूकोज ताकि अमाशय से ही अवशोषित हो जाती है। 10-15 मिनट में आप एनर्जाइड हो जाते हो, ताकि आपको लगता है भी मेरे शरीर में एनर्जी आ गई। तो ग्लूकोज कहाँ से होता है? अवशोषण। 2-3 पैक लगा लेने के बाद, 2-3 पैक, एक पैक लगाते हो, दूसरा पैक लगाते ही चढ़ जाते हैं भैया, चढ़ गई मेरे को तो। 2 पैक नहीं चढ़े, पैक एक ही चढ़ा है अभी तक, दूसरा थोड़ी देर में असर करेगा, क्योंकि 10-15 मिनट के बाद आपने अमाशय में जैसे अल्कोहल गई, अल्कोहल अवशोषित होकर ब्लड में जाकर लीवर में चली जाती है, और लीवर में जाकर आपके ब्लड के द्वारा फिर कहाँ चली जाती है? आपके माइंड के पश्च मस्तिष्क के भाग में चली जाती है, जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम को टच करती है, छोटे दिमाग को टच करती है, जिससे आपकी चाल जुबान सब बिगड़ जाती है ना, तो वो होता है। ठीक है, तो अल्कोहल कहाँ से अवशोषित होती है? तो अल्कोहल भी अमाशय से अवशोषित, कहाँ से? अमाशय से अवशोषित हो जाती है। जितने भी मादक पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, लगभग नशीले पदार्थ हैं, वो सारे के सारे लगभग कहाँ से अवशोषित हो जाते हैं? तो नशीले पदार्थ जो हैं वो कहाँ से अवशोषित हो जाते हैं? ठीक है, वो आपके अवशोषित हो जाते हैं अमाशय से। जितनी भी मेडिसिन है, जितनी भी आपकी दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ सारी की सारी कहाँ से अवशोषित हो जाती है? अमाशय से अवशोषित हो जाती है। और उससे अवशोषित होने के बाद वो जल्दी असर करती है, क्योंकि आपको अगर भोजन अमाशय में कितने घंटे, 3 से 4 घंटे ठहरता है, उसके बाद छोटी आंत में जाके अवशोषित होगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप टेबलेट अब लोगे और 3 घंटे बाद वो असर करेगी। आपने पैक अब मारा, मतलब किसी शादी में जाना है और आपको पैक लगा के मतलब वहाँ पे नाचना वोचना है, तो कई बार थोड़ा थोड़ा हो जाता है ना किसी का, तो वो 3 घंटे पहले तैयार नहीं होना पड़ेगा, नहाए तो बाद में का, पहले सुरूर बनाएगा भी हाँ अब 5 बजे नाचना है, तो आपको कितने बजे पीनी 2 बजे पीनी स्टार्ट करनी पड़ती। तो अमाशय में ऐसा सिस्टम है, वो अवशोषित कर देता है, आपका हाथों हाथ सुरूर बन जाता है ना। और B12, विटामिन B12 पूरा का पूरा अवशोषित कर लिया जाता है इसके द्वारा। कुछ जल भी होता है, कुछ आपका जल भी यहाँ से अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी याद रखनी है, ग्लूकोज, अल्कोहल, मेडिसिन, ठीक है, B12 और कुछ वाटर। यहाँ से छोटी आंत से जितनी चीज़ें हैं सारी की सारी, सभी अवशोषित होती है। यहाँ से अल्कोहल भी अवशोषित होता है, यहाँ से ग्लूकोज भी होता है, यहाँ से वसी अम्ल भी होता है, यहाँ से अमीनो अम्ल भी होता है, यहाँ से जल भी होता है फालतू का, यहाँ से विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल जितने भी होते हैं, न्यूट्रिएंट जितने भी होते हैं, आप कहोगे जितने भी पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व हो चाहे जहरीले हो, कुछ चीज़ें यहाँ से सारी की सारी अवशोषित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर्वाधिक अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है, सर्वाधिक अवशोषण यहीं से होता है। सर्वाधिक अवशोषण पूछे, चाहे वो सर्वाधिक पाचन पूछे, सर्वाधिक पाचन क्रिया पूछे, सर्वाधिक पाचन पूछे, दोनों ही छोटी आंत के अंदर होते। छोटी आंत सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती है आपके भोजन के पाचन करने में और अवशोषण करने में। तो छोटी आंत अवशोषण करने में और पाचन करने में सबसे क्या है, भूमिका निभाती है। आपको पता होना चाहिए 6 से 7 मीटर लंबी होती है, 6 से 7 मीटर। अगर पूछे तो 22 फीट लंबी है, इसकी लेंथ 22 फीट होती है। इसका व्यास जो होता है ना, डायमीटर बोल देते हैं क्या इसको, इसका डायमीटर जो है वो होता है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, इसलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। ठीक है, बड़ी आंत के द्वारा अगर पूछा जाए तो कुछ भी अवशोषित नहीं किया जाता खास करके, ठीक है ना, इसके द्वारा कुछ अवशोषित नहीं किया जाता खास करके। इसके अंदर ई कोलाई या स्ट्रेप्टोकोकस वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं मतलब टॉक्सिफाई, जो उसको टॉक्सिफाई करने का काम करते हैं, सॉरी डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं, यानी कम जहरीला बनाने का काम करते हैं आपके फीकल मैटर को, जो मल आपके शरीर में जाने वाला है, क्योंकि आके आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उसको क्या किया जाता है, बैक्टीरियाओं द्वारा डिटॉक्सिफाई किया जाता है, उसको मतलब कम जहरीला बनाया जाता है। ठीक है, कुछ विटामिन के वगैरह ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मित्र जीवाणु होते हैं, उनका द्वारा विटामिन के का निर्माण भी कुछ किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से अगर अवशोषण की बात करें तो जल ही अवशोषण होता है, क्योंकि जल जो फालतू का बच गया है उसको फीकल मैटर जो होता है यानी मल जो होता है उससे निकालना जरूरी है, न निकाला गया तो आपको लूज मोशन हो सकते हैं। ठीक है ना, यानी लिक्विड जो है तरलता ज़्यादा रह जाएगी आपके में, तो उसको मतलब क्या करने के लिए, सॉलिड बनाने के लिए उसके अंदर जल जितना भी होता है तो छोटी आंत के द्वारा या बड़ी आंत के द्वारा उसको बाहर निकाल लिया जाता है, जितने जल
सारा का सारा, ठीक है ना। मुख्य गुहा के अंदर अगर बात करें तो अवशोषण होता है नहीं, पाचन की बात होती है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है? सभी का पाचन हो जाता है छोटी आंत में, और सर्वाधिक अवशोषण भी छोटी आंत में होता है, ठीक है। सबसे लंबा भाग है एलिमेंट्री कैलान का आपके भोजन नलिका का, 6 से 7 मीटर लंबी है, 1.5 सेंटीमीटर ये होती है, ठीक है। ये 1.5 मीटर लंबी होती है, 1.5 से 2 मीटर लंबी होती है, ठीक है। और इसका 7.5 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है, व्यास होता है, ठीक है। 7.5 सेंटीमीटर, इसीलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है, और इसका व्यास कम होता है इसलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। तो अवशोषण की बात करें तो ये बात आती है, आप याद कर लेना, ठीक है ना। सुना करो अच्छे से, जो चीज़ सुनोगे ना वो दिमाग में घुस जाएगी आपके, है ना भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, पेप्सिन किसका पाचन करता है? पेप्सिन किसका पाचन करता है? देखो, पेप्सिन पूछ ले आपसे, मैं बताता हूँ आपको। आपसे पूछे पेप्सिन किसका पाचन करता है, ठीक है। उसके बाद ये पूछेगा ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, बात ही खत्म कर देंगे ना। कहाँ से निकलता है ये क्वेश्चन भी आता है। इरेप्सिन कहाँ से निकलता है और किसका पाचन करता है। पेप्सिन, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तीनों के। पेप्सिन तो अमाशय से निकलता है, और कौन कहाँ पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जठर रस में। और किसका पाचन करता है? तो आपको पता होना चाहिए, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है ना, पेप्टोन्स में बदल देता है, वो बातें बात की है। ट्रिप्सिन आपका अग्नाशय रस में पाया जाता है, अग्नाशय से निकलता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, रस में पाया जाता है। पाचन प्रोटीन का करता है, पेप्टोन्स वगैरह जो पॉलीपेप्टाइड थे उसको अमीनो एसिड में बदलने का काम करता है। एरेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो छोटी आंत में पाया जाता है, ठीक है। इंटेस्टिनल जूस जो होता है यानी आंतर रस के अंदर ये पाया जाता है। कौन से रस में? आंतर रस में। प्रोटीन, बचे हुए प्रोटीन का पाचन ये करता है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से 3 एंजाइम जो है पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन कहाँ पाए जाते हैं आपको याद करना है, आपको याद करना है पीटी, ठीक है ना, PTE। अमाशय, अग्नाशय के बाद अग्नाशय, अग्नाशय से छोटी आंत। जठर रस, अमाशय में जठर रस होता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, आंतों से अंतर रस निकलता है। प्रोटीन का पाचन करते हैं, प्रोटीन को सीधा सीधा कह दो अमीनो अम्ल में बदलने का काम करते हैं। प्रोटीन का पाचन करते हैं, अमीनो अम्ल में बदलते हैं, ठीक है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। तो ये तो हो गए प्रोटीन वाले, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें वसा की, तो वसा की बात करें तो लाइपेज, लाइपेज आपके अमाशय रस में भी पाया जाता है, जठर रस में, अमाशय में भी पाया जाता है, अग्नाशय में भी पाया जाता है, और छोटी आंत से भी निकलता है। छोटी आंत, तीनों से निकलता है, यानी जठर रस में भी पाया जाता है ये, और अग्नाशय रस में भी, पैंक्रियाटिक जूस में भी पाया जाता है ये, और आपका आंतर रस के अंदर भी पाया जाता है। काम एक ही है लाइपेज का, ये वसा को तोड़ता है और वसा को वश्य अम्ल यानी फैटी एसिड में बदल देता है। लाइपेज लिपिड ये काम करता है। तो वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज है, जो इसे क्या बोल देंगे? इसको गैस्ट्रिक लाइपेज बोल देंगे, यहाँ इसको पैंक्रियाटिक लाइपेज बोल देंगे, इसको यहाँ पे इंटेस्टिनल लाइपेज बोल देंगे, कोई फर्क नहीं है। लाइपेज लगा होगा, लाइपेज जो होगा वसा का पाचन करेगा, ठीक है ना। अब देखो, लाइपेज पूछिए आपसे, अब आपसे पूछे टाइलिन, टाइलिन पूछे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे इमाइलेज पूछे, आपसे लैक्टेज पूछे, आपसे ग्लैक्टेज पूछे, माल्टेज पूछे,
सुक्रेज पूछे, ठीक है, कुछ भी पूछे इनमें से, तो ये एंजाइम करते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को बदल देते हैं ग्लूकोज में। अब कितने भी क्वेश्चन यहाँ से आपसे बनाए सकते हैं। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, तो पेप्सिन। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन। आंतर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन, इरेप्सिन। छोटी आंत के द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, इरेप्सिन। अग्नाशय रस के अग्नाशय द्वारा कौन सा स्रावित होता है, ट्रिप्सिन। अमाशय के द्वारा पेप्सिन। बात कंप्लीट हुई, ठीक है ना। आप पूछ ले इरेप्सिन कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत। इरेप्सिन जो होता है कहाँ, आंतर रस से। ट्रिप्सिन अग्नाशय रस में पाया जाता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। तो कैसे भी क्वेश्चन सेट किया जा सकते हैं। लाइपेज का क्वेश्चन आएगा, वसा का पाचन करने वाला एकमात्र एंजाइम है लाइपेज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने वाले हैं ग्लैक्टेज, टेज पीछे देखो थे, लेज, ग्लैक्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, जय 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 जय, ठीक है। तो जय से याद कर लेना, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ठीक है ना। क्या है, ग्लूकोज। जय ग्लूकोज के पीछे भी है और इसके पीछे जय, जय 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 जय, ठीक है ना। तो टाइलिन को भी वैसे क्या बोलते हैं, सिलेवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। तो जय आ जाए, जो भी जय जिसके पीछे है वो सारा का सारा ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट पे कार्य करने वाले मिलेंगे आपको 90% प्लस। क्लियर हो जाएगी इतनी बातें। अगला क्वेश्चन, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, पीत रस, बाइल जूस कहाँ से स्रावित होता है। क्वेश्चन पे ध्यान दो, कहाँ से स्रावित होता है, इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, तब आपका आंसर क्या रहेगा। पीत रस कहाँ संग्रहित होता है, पीत रस भोजन के साथ कहाँ मिलता है, ठीक है। तो आपको एक बात बता दी जाए, बाइल जूस है ना स्रावित होता है या पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। कितने क्वेश्चन बना दो चाहे यार, यार सब हैं ये क्वेश्चन, ये नहीं है नहीं, एक क्वेश्चन उठा के बात खत्म कर दो उसकी, है ना। अब मैं कह दूँ पीतरस का रंग कैसा होता है, पीतरस वो, पीतरस ये, पीतरस वात, पीतरस दे, वाह क्या है यार, ठीक है ना। कहाँ निर्माण होता है, तो इसका निर्माण होता है लीवर यानी यकृत के अंदर, इसका निर्माण यकृत में होता है। ये कहाँ से स्रावित होता है, जहाँ निर्माण होगा वहीं से स्रावित होगा ना, तो आप कहोगे जी ये स्रावित यकृत से ही होता होगा। इसका संग्रह यानी स्टोर जहाँ पे होता है उसका नाम होता है गेल ब्लेडर, ठीक है ना। यानी पित्ताशय में स्टोर होता है, बनता नहीं है ये। पित्त की थैली जिसे बोलते हो आप, पित्त की थैली में पथरी भी हो जाती है, वो भी बताऊंगा किसकी होती है। और कहाँ मिलता है, तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में मिलता है। ये ड्यूडेनम, ड्यूडेनम को हम पक्वाशय भी कहते हैं। छोटी आंत का पहला भाग है पक्वाशय और इसका दूसरा नाम है ग्रहणी भी है और ड्यूडेनम भी है। तो छोटी आंत का भाग है, वहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। पीत रस जो होता है ना, पीत रस, ठीक है, तो मिलता कहाँ, भोजन के साथ, छोटी आंत में। निर्माण कहाँ होता, लीवर में। स्रावित कहाँ से होता, लीवर से, ठीक है ना, लीवर से, यानी लीवर से स्रावित होता, पित्ताशय में स्टोर होता और छोटी आंत में जाके मिल जाता भोजन के साथ। यानी ये यहाँ से ट्रेवलिंग कर रहा है। देखो लीवर से पित्ताशय में गया, यहाँ पे कुछ टेम्परेरी स्टोर हुआ, उसके बाद छोटी आंत में भोजन के साथ मिल जाता है और क्या करता है। पीत रस का पीएच वैल्यू याद रखना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7.7 और इसके लिए ये एल्कलाइन हो गया यानी क्षारीय होता है।
7.7 के साथ ये क्षारीय होता है। इसके निर्माण की बात करें तो फिर निर्माण की एक बार और बता देता हूँ। इसका निर्माण यकृत में होता है, संग्रह पित्ताशय में होता है, यानी स्टोर ये पित्ताशय में होता है, याद रखना। कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से छोटी आंत में जाता है। इसका रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है। और पीला रंग किसकी वजह से होता है? बिलीरुबिन के कारण होता है, ठीक है ना, बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन की मात्रा हो जाए ज़्यादा तो आपको जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस। यानी पीलिया किसकी अधिकता से होता है? सिंपल जो पीलिया होता है वो बिलीरुबिन की अधिकता से होता है। पीत रस का पीला रंग भी बिलीरुबिन के कारण होता है, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। क्लियर हुई बात? पित्त रस के अंदर कौन सा वर्णक होता है? बिलीरुबिन होता है। कुछ सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट क्या करते हैं देखो, संग्रह पित्ताशय में यकृत क्षारीय 7.7, ठीक है, ये होता है। अब एक बात देखो, पित्ताशय के अंदर पथरी जो होती है ना, पित्ताशय में पथरी हो जाती है, यानी एक गैल स्टोन बोलते हैं उसको, पथरी, वो कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फेट की बनी होती है। तो आप लिख लो, कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है पथरी आपकी पित्ताशय में, कैल्शियम ऑक्सोलेट की बनी होती है किडनी के अंदर, ठीक है। और पित्ताशय में पथरी हो जाए तो इसका इलाज भी नहीं, आपको पता है, ऑपरेट ही करवाना पड़ता है, इसकी सर्जरी होती है फिर। तो पीला बिलीरुबिन के कारण। इसका कार्य क्या है? तो इसके अंदर सोल्ट पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? वसा का पायसीकरण करते हैं, वो वसा का पायसीकरण करते हैं, यानी एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। इसका जो कार्य है वो क्या है? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी वसा का क्या करना? वसा का पायसीकरण। पायसीकरण का मतलब होता है फिजिकल ब्रेकडाउन, ठीक है ना, यानी वो इतने छोटे छोटे कणों में वसा जो है एक कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा, इसको पचाना मुश्किल है, इसलिए इसको कुछ सहायता लेनी पड़ती है, किसकी? पीतरस की। पीतरस के अंदर जो लवण होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही उसके ऊपर जाते हैं, वसा के ऊपर, वो इसको तोड़ देते हैं छोटे 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 टुकड़ों में। उस छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कारण है भी उसके छोटे टुकड़े होंगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आपको पता ही है, किसी चीज़ के टुकड़े कर दिए जाए तो उस एक चीज़ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया जो है, ठीक है ना, वो उसके टुकड़े करने पर उससे कम होगा। यानी ये जो बड़ी है ना, एक वस्तु है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा टुकड़ों की तुलना में, तो इसका सरफेस एरिया जो बढ़ाने के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए इसके टुकड़े किए जाते हैं, ताकि इसके ऊपर लाइपेज एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सके और इससे जल्दी से जल्दी वसा का पाचन कर सके। तो वसा के पाचन में सहायक है पित्ताशय, पीतरस, ठीक है ना। पीतरस सहायक है, पाचन नहीं करता, उसका फिजिकल ब्रेकडाउन करता है, यानी इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण करता है भाई, ठीक है ना। तो पायसीकरण करने का काम है, करता है। तो क्लियर हो जाएगी पीतरस की बातें, ठीक है ना, पीतरस की बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक। कोई भी क्वेश्चन आए कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पीतरस का मुख्य कार्य क्या है? वसा का पायसीकरण करना, बता दिया आपको। पित्त जमा कहाँ पे होता है? तो आपका आंसर रहेगा पित्त पित्ताशय में जमा होता है, पित्त पित्ताशय में जमा होता है, पित्त पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्या है? अमाशय में भोजन कितने समय रहता है? कितने समय रहता है? तो अमाशय के अंदर भोजन ठहरता है भाई 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे रहता है, ठीक है ना। 3 से 4 घंटे इस पे किया जाता है काम एंजाइम वगैरह से। अमाशय में एक अम्ल होता है, कौन सा अम्ल है? तो आपका आंसर होगा HCl। कौन सा अम्ल है? HCl, यानी हाइड्रो क्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। कार्य क्या करता है? एक तो इसका पीएच मान बहुत ही कम होता है, कितना कम होता है? लगभग 2 के करीब होता है इसका पीएच वैल्यू, ठीक है ना। इसकी पीएच वैल्यू इतनी ज़्यादा कम होती है, तो ये एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है,
भोजन को यानी अम्लीय प्रकृति प्रदान करता है। ठीक है। एंजाइम जो होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है, एंजाइम जो होते हैं उनको एक्टिव करने का काम करता है, सक्रिय करने का काम करता है। यानी टाइलिन जो रेनिन जो है या पेप्सिन जो है, ठीक है, या लाइपेज जो उनको एक्टिव करने का काम HCl करता है। HCl से मिलकर पूरा जठर रस बनता है। उसके pH वैल्यू कम करता है ताकि वो एंजाइम सही से काम कर सके। HCl क्या करता है, HCl की मात्रा अगर बढ़ जाए तो आपको पता ही है, आपको हो जाती है अम्लीयता, एसिडिटी हो जाती है, आपको अम्लीयता हो जाती है, एसिडिटी जिसे बोलते हो आप हिंदी में, अम्लीयता। इसके लिए आपको अम्लीयता दूर करने के लिए ऐसी लोक वगैरह दी जाती है जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड से दूर की जाती है। क्वेश्चन आता है ये क्या है, क्षार है, ये क्या है, क्षारीय द्रव है। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड एक क्षार है, यानी ये बेस है। ठीक है, बेस जब एसिड के साथ मिलेगा तो pH वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। बेकिंग सोडा जो कह रहा हूँ, बेकिंग पाउडर जो होता है आपके घर में, जैसे जिसे आप क्या बोलते हो, आप जिसे बोलते हो बेकिंग सोडा, क्या बेकिंग पाउडर को क्या बोलते हो आप यार, मिठा सोडा। ठीक है ना, उससे भी आपके क्या होगी कि अगर थोड़ा सा आपको एसिडिटी है तो उसको पानी में थोड़ा सा डाल के आप पी लो तो भी हो जाता है। इनो वगैरह है, इनो वगैरह से भी हो जाता है। आप वही काम करते हैं, सारे एक ही जैसे काम करते हैं। ठीक है ना, उसका जो pH वैल्यू आपकी थोड़ी MSC की बढ़ा देते हैं, उसके कारण आपके इसोफेगस के अंदर ये HCl जो टच करता है, एसिडिटी जो आपको बनती है वो एसिड यानी अम्ल के कारण आपको इसोफेगस थोड़ा टच करता है तो बर्निंग यानी आपको जलन होती है, उसको दूर करने के लिए इन चीज़ों का सहारा लिया जा सकता है, एसिडिटी को दूर करना। कंप्लीट है बात, ठीक है ना। तो HCl से क्वेश्चन आएगा, HCl कहाँ मिलता है, महाशय में भोजन कितने घंटे ठहरता है, 3 से 4 घंटे। HCl की pH वैल्यू इतनी है, बहुत ही मतलब खतरनाक प्रबल अम्ल है ये, ठीक है ना, हाईली एसिडिक है ये। ठीक है, पावरफुल है, बहुत ज़्यादा एंजाइम एक्टिवेट करता है और जैसे टाइलिन वगैरह के कार्य को समाप्त करता है। बाकी अगर आप जानना चाहते हो ना इसके साथ, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है ना, तो मैंने पढ़ा रखा है भाई, आपकी ऐप है एक बेटर एनरोल आपकी ऐप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप मेरे नाम से बलवंत सारण, ठीक है ना, बलवंत सारण नाम से आपको बायोलॉजी स्पेशल कोर्स मिलेगा, बायोलॉजी स्पेशल। और मैं उसकी गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आपको, उसके अंदर आपको इतना कुछ मिलने वाला है, इतना कुछ मिलने वाला है। अभी आपका कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे ना, स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, उसके अंदर आप कोई भी दोगे, मैं प्रैक्टिस भी साथ साथ में आपको पता करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम दोगे आपका नंबर बायोलॉजी से नहीं कटने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि मेरा इसमें एक्सपीरियंस आपको पता भी होगा, मैं पहले से सिलेक्टेड हूँ कितनी बार। हाल फिलहाल मैं रेलवे के अंदर जॉब कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी हो मेरे से तो 98 126 55 040 ये आपका नंबर रहेगा, इस नंबर पे आप कॉल करके भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई मतलब हेल्प चाहिए किसी प्रकार की, मतलब स्टडी से रिलेटेड, तो कॉल कर सकते हो। एंड ऐसे मत कहना नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर, ये मत सर, क्योंकि अपने पास टाइम कम होता है, 3-4 घंटे के लेक्चरों के बाद हमें ड्यूटी भी करनी होती है भैया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको और लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, वेब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने ज़्यादा लाइक शेयर होंगे उतने ज़्यादा अपने व्यू आएंगे, क्योंकि ऐड वगैरह तो लगा ही नहीं रखी ना, आती नहीं होगी ऐड वगैरह तो लगा ही नहीं रखी अपन ने। ठीक है, चैनल मोनेटाइज हो रखा है, ये मत सोचना नहीं हो रखा, ऐड नहीं लगा रखी, देखो आप मज़े से यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर इसी के साथ अगली वीडियो में।